कहता है डी ने जो जिन शर्तों पर हमने इसका टेंडर किया था, टेंडर टू पार्डन किया था, उन शर्तों को फुलफिल नहीं किया। इसका मतलब उन्हें सारी स्टोरी जो इसकी नॉलेज थी जिस चीज की, उन्हें ट्रूली नहीं बताया, ठीक है। और इवन इनने वहां पे झूठ झूठ बोल दिया, फॉल्स और एविडेंस वगैरह फॉल्स दे दिए। अब ये कहता है जो वहाँ का पीपी साहब होंगे, जो जो वहाँ का प्रोसिक्यूशन होगा ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, ये बताएगा कि भी ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, ये सर्टिफाइड करेगा। और यदि ये कहता है कि जी ये तो झूठ बोल रहा है, सच नहीं बोला, तो अब जो है इसके अगेंस्ट जो केस चलेगा, जिन सेक्शनों में ए और बी और सी के साथ केस चला था वो तो चलेगा ही चलेगा, डी के अगेंस्ट भी। अब इसके अगेंस्ट में और केस और प्लस हो जाएंगे, कौन से, जैसे फॉल्स एविडेंस देने वाले केस भी इसके साथ और जुड़ जाएंगे। तो क्या जो ए बी और सी का जो ट्रायल चलेगा, इनका इसका ट्रायल ए के साथ चलेगा या इनका ट्रायल अलग चलेगा? अब इसका ट्रायल अलग चलेगा और उसमें और सेक्शन भी जुड़ जाएंगे। इन तीनों का ट्रायल अलग चलेगा, ए बी सी का, इस डी का ट्रायल अलग चलेगा, हमने जो कल आगे पढ़ा था, ठीक है। इसके क्या नाम है, प्रोवाइड, जो में क्या लिखा है, सच पर्सन shall not be tried jointly with any of the other accused। जो ए बी सी थे इनके साथ में डी का ट्रायल नहीं चलेगा। चलेगा सर, उधर ले जाने का क्या चीज? तो उसका सेक्शन बढ़ गए ना। आवाज कट रही है आपकी। बाबा इधर आओ ना। जो उसने फाल्स एविडेंस दिए हैं, झूठे गवाह दिए हैं, वो सब लग जाएंगे। बाबा ठीक है, वो और भी चार्ज बढ़ जाएंगे ना, उस पे सेक्शन बढ़ जाएंगे। वहीं बैठो, वहीं बैठ के हवा खा, वहाँ बैठ के हवा खा। Person shall not be tried for the offense of giving false evidence except the census। कौन कह रहा है, मैंने नहीं पढ़ा है, कल पढ़ाया तो दिया था, दोबारा पढ़ दूंगा, कोई नहीं। ये कह रहा है, बोल रही कि नहीं पढ़ा। चलो ठीक है, जो फॉल्स एविडेंस दिए ना, उसमें कोई भी मजिस्ट्रेट उसके अगेंस्ट में फॉल्स एविडेंस का वो ट्रायल नहीं चला सकता। कब तक नहीं चला सकता? जब तक कि उसको हाई कोर्ट से उस चीज का सेंसस ना मिले कि भाई हमने इसको टेंडर टू पार्डन में लेके आए थे, हमने बोला कि भाई जो भी तेरे को नॉलेज है वो सारी बता दे, तो कोर्ट के साथ में इसने कंसील किया, कंसील का मतलब छुपाया है, झूठ बोला है, कोर्ट को मिसलीड किया इसने, और इसने ये जो एविडेंस दिए ये फॉल्स एविडेंस दिए हैं। तो क्या हम इस पे अलग से ट्रायल चला सकते हैं इन सेक्शनों पे? तो हाई कोर्ट यदि उनको सेंसस दे देता कि हाँ ठीक है इस पे चला लो ट्रायल तो चलेगा, नहीं यदि हाई कोर्ट मना करता तो नहीं चलेगा। बट उन मजिस्ट्रेट साहब को किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? हाई कोर्ट से। टेंडर ऑफ द पार्डन, जिस व्यक्ति ने, जैसे डी ने एक्सेप्ट किया था कि जी मैं सारी सच बताने के लिए तैयार हूँ, एंड रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट 183 क्या था, जो पहले 164 के बयान होते थे वो वाले, जी सर। ठीक है, अब वो 183 हो गए। और बाय ए कोर्ट अंडर सबसेक्शन 4 of the section 343 may be given in evidence against him at such trial। जो उसने मजिस्ट्रेट के सामने एक्सेप्ट किया था, जो उसने बयान दिए थे अपने, वो उसी के अगेंस्ट में जो वो फॉल्स एविडेंस का इसके अगेंस्ट केस चलाया जाएगा, जो ट्रायल चलाया जाएगा ABCD वाला, ABC वाला, उनके अगेंस्ट में तो इसके बयान लिए ही जाएंगे। लेकिन वो बयान किसके, इस डी के अगेंस्ट भी यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। 3 एट सच ट्रायल,
the accused shall be entitled to plead that he has complied with the conditions upon which such tender was made in के हो गया he has complied with the conditions upon which such tender was made, in which case it shall be for the prosecutions to prove that the conditions has not been complied. थर्ड पॉइंट कहता है कि भाई जिसको हमने पार्डन टेंडर टू पार्डन कराया था डी को, अब डी के लिए जो जो कंडीशंस बोली गई थी कि भाई तो अपनी बेस्ट नॉलेज का वो करेगा, हमें बताएगा, लेकिन प्रोसिक्यूशन को लगा कि भाई इनने झूठ बोला सारी चीजें, और जो ये बोलेगा क्योंकि वो प्रोसिक्यूशन को प्रूव भी करना पड़ेगा कोर्ट में, और इस चीज की एप्लीकेशन प्रोसिक्यूशन ने लगाई थी इसको कराने के लिए कि हम तेरी सजा माफ कर देंगे। तो इस चीज को कि इन्हें झूठ बोला, इस चीज को कौन प्रूव करेगा, किसकी गारंटी है? कोर्ट की है, दूसरे जो 3 एक्यूज हैं उनकी है, या प्रोसिक्यूशन की है? तो इसमें टोटल जिम्मेदारी किसकी है? प्रोसिक्यूशन की होती है। ठीक है, ये प्रोसिक्यूशन है तो इसकी जिम्मेदारी होगी, ये कह रहा है ये। फोर्थ पॉइंट, at such trial the court shall a if it is a court of session है यदि बिफोर द चार्ज, जब चार्ज फ्रेम किया जाएगा तो उसको रीड करके एक्सप्लेन करके एक्यूज को सुनाया जाएगा। ठीक है, उस जो जिनने टेंडर वगैरह दिया था ना, वो सब होने के बाद में जो चार्ज फ्रेम होंगे तब उसको सुनाया जाएगा एक्यूज को। डी, यदि वो मजिस्ट्रेट कोर्ट है तो वो एविडेंस ऑफ द विटनेसेस फॉर द प्रोसिक्यूशन इज टेकन, वो तब लिया जाएगा जब उसके एविडेंस हो जाएंगे टेकन। आस्क द एक्यूज वेदर ही प्लीड दैट ही हैज complied with the conditions on which the tender of the pardon was made। क्या हो रहा है आज? आवाज आ रही है मेरी? आज लग रहा नींद आज लग रहा जल्दी नींद आ रही है। ठीक है भाई, ये कहता है कि ये जो है ना, ये पूछेंगे, प्रोसिक्यूशन ही पूछेगा कि भाई जो एक्यूज से उससे जो वो था डी वाला जो था कि भाई इन्होंने तुमने ना अपनी कंडीशंस पूरी नहीं की है जो हमने आपके साथ में रखी थी टेंडर ऑफ पार्डन की, तो आपसे वो जो था ना सिस्टम सारा, इस वाले जो हमने उसमें करा उसको वापस लेते हैं, तुम्हारे अगेंस्ट में वो चार्ज भी चलेंगे, जो तुम झूठ बोला ये सब किया उसके भी तुम्हारे ऊपर वो चलेगी, प्रोसीडिंग चलेगी तुम्हारे ऊपर। पांचवा क्या कहता है यहाँ पर? द accused does so plead, the court shall record the plea and proceed with the trial itself before the passing the judgment in the case, find whether or not the accused has complied with the conditions of the pardon. If it find that he has so complied, मान लो उसके अगेंस्ट में ट्रायल चालू हो गया, प्रोसिक्यूशन ने नहीं माना और उसका अगेंस्ट में ट्रायल चालू हो गया कि भाई तूने जो टेंडर ऑफ पार्डन था उसको वो नहीं किया, कंप्लाई नहीं किया, लेकिन जब उसके अगेंस्ट में ट्रायल चालू हुआ क्या हुआ और जजमेंट होने से पहले ये पहले से ही पता लग गया, प्रूव हो गया, जज साहब को लगा यार इन्होंने तो किया था। हाँ? जब उसका ट्रायल चालू हुआ उस ट्रायल में उसके अगेंस्ट कुछ नहीं मिला तो वहीं पर उसको क्या कर दिया जाएगा? बोलो, एक्विटल कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा फिर उसको। पांचवा पॉइंट क्या कहता है? 345 का फिफ्थ पॉइंट,
ये कहता है कि भाई कल को पेपर नाम आ जाएगा। उस जो वो है ना, ये सब ये कहता है, सेक्शन कहता है हमारा। टीचर बोल रहे थे कि नाम आ जाएगा तो चार, लेकिन चार क्या सर हुआ? ये सेक्शन नॉर्मल भाषा में यही तो कह रहा है कि अगर जो जो सरकार जो क्या कहना है अपराध जो सरकारी अपराध वो बना है, सरकारी गवाह बना है, अगर उसने बातें सही सही बताई हैं और उसमें जो जो शर्तें हैं उनको माना है, उसके हिसाब से कुछ चला है, तो अगर उसके उसने सारी शर्तों का पालन किया है तो उसे लास्ट में चाहे अपराध उसने किया हो, बेशक उसने किया है, फिर भी उसे एक्विटल कर दिया जाएगा। मेरा क्यों? ये जो पांचवा पर्टिकुलर हुआ ना पॉइंट, ये कहता है कि यदि उस एक्यूज ने ये मान लिया, मतलब पहले जो वो था जो कंडीशन थी ना, उसने प्रोसिक्यूशन ने बोला कि भाई इनने झूठ बोला जी, इनने नहीं माना, तो उसके अगेंस्ट में ट्रायल चालू हो गया और उस ट्रायल में उसने अपनी गलती भी मान ली। लेकिन जब ट्रायल चलते चलते पता लगा कि जो इसने ये किया था उसमें इसने सब चीज सच बोला था, लेकिन जब जी तक जजमेंट पास नहीं हुआ और उसके अगेंस्ट में एक भी जी जी। ऐसी चीज प्रूव नहीं कर पाई गई, क्या नाम, प्रोसिक्यूशन की, भाई इसने झूठ बोला है, देखो ना। तो इसका मतलब भाई ऐसा प्रूव नहीं कर पाई, तो कोर्ट क्या हाँ उसने माने, सारी बातें सही कही हैं। कोर्ट ये मानेगा भाई इसने अपनी सारी बातें सही कही थी, और उसको फाइनल में जजमेंट आते आते जजमेंट में इक्वेटल कर दिया जाएगा। हाँ। ये कह रहा है ये तो पता ही है, इंक्वायरी तो सर होगी नहीं। प्लीड और कन्फेशन में क्या डिफरेंस है? पहले तो उत्तर शुरू लीड माने होता है अपने आप को मान लेना गलती, और कन्फेशन में उसमें भी तो मान ही रहा है ना। कन्फेशन, अरे कन्फेशन में खुद से जाके बोल रहा है, और प्लीड में जब पूछा जाता है कि भाई तुम मानते हो या नहीं मानते कि तुमने किया है या नहीं किया, हाँ जी किया है, वो होता है प्लीड। एक होता है माय लॉर्ड, मैं ऐसे ऐसे करके आया हूँ, जैसे आप कहते हैं भाई रुक जा, क्या करके आया बता चल, वो अपने आप को खुद से कह रहा है, बता रहा है वो आगे। एक में पूछा जा रहा है क्योंकि प्लीड में। हिंदी में तो बोलने में भी उसमें भी वही आता है ना, अभिवचन ही। हम्म। कन्फेशन का भी अभिवचन ही तो आता है बोलने में हिंदी में। हाँ हाँ, बताओ। क्या लॉ भी कंफ्यूज करती है, हिंदी में एक वर्ड है अभिवचन, इंग्लिश में अलग अलग कर दिया दोनों, कन्फेशन और प्लीड। क्या हुआ? क्या हुआ? बताओ मुझे आलस क्यों आ रहा है। पानी ना है आपके पास इस मारे। अरे नहीं, फ्रिज में से निकाला तरबूज। द प्रोसीडिंग, अब यहाँ पे क्या होता है, आप लोग जो एक एप्लीकेशन लगाते हो ना उगली एडजॉइनमेंट की, जम्मू। ठीक है, जी। ये शायद इससे वो है यहाँ पे भानुमति, बानो बानो, एडजर्न प्रोसीडिंग सर, वहां से वही है ये बिल्कुल। एक तो होता है एग्जम्पशन एप्लीकेशन, जी। हाजिरी माफी, हाँ वो तो हाँ, ऊपर एक पढ़ होता है लिया। एडजर्नमेंट। कौन सा सेक्शन था वो? हाजिरी माफी के लिए तो कुछ 200 में था, 300 में था शायद, वो 300 में ही था वो शुरू में ही। ये पूछा था राखी के सीनियर ने। याद नहीं है राखी को, याद ही नहीं होगा, बस बैठो। तब पूछा था। अब पूछा किससे था? एडजॉइन, एडजॉइन द प्रोसीडिंग, किसकी पावर होती है, ये अलग टॉपिक हो गया, वो हमारा पार्डन वार्डन वाला सब खत्म हो गया। ठीक है, मान लो प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है, इंक्वायरी के ट्रायल पे है, इंक्वायरी के स्टेज पर है या ट्रायल के स्टेज पर है। जी। इन एवरी
इंक्वायरी और ट्रायल किसी भी स्टेज पर, द प्रोसीडिंग शैल बी कंटिन्यू फ्रॉम डे टू डे basis until all the witnesses in attendance have been examined. तो तब तक डे टू डे का मतलब समझ रहे हो आप क्या होता है? डे टू डे का मतलब होता है कि जो डेट मिली है वो, ये नहीं कि भाई आज भी और कल भी और परसों भी और नरसों भी ना, मतलब डेट बाई डेट पे होगा, जो भी डेट लगी होगी उस डेट पे करना होगा। हाँ, बट उसी को डे टू डे कहते हैं हम, ठीक है, डे टू डे प्रोसीडिंग चलती है। तो इसमें क्या हुआ, जो विटनेसेस आ रहे हैं, अब unless the court finds the adjournment of the same beyond the following day to be necessary for the reason to be recorded. कोर्ट को लग रहा है कि भाई मुझे आज की डेट पे काम नहीं करना, अब ये कोर्ट की तरफ से ही है पहले तो कोर्ट की अपनी पावर है। कई बार क्या होते हैं, हम लोग तैयारी करके जाते हैं, वकील लोग, मतलब हमका मतलब वकील लोग कोर्ट में गए, पेश हुए, विटनेस भी है, एक्यूज भी है, विक्टिम भी है, कोर्ट भी है। क्या हुआ? जैसे आप कहते हैं वकील साहब डेट ले लो, आज कोर्ट के पास बहुत काम है, आज नहीं हो सकता, डेट ले लो। तो क्या वकील साहब कहते हैं जी आज सारे आए हुए हैं, विटनेस भी है, एक्यूज भी है, आज काम कर लो, क्या वकील साहब इस बात को बोल सकते हैं? हाँ या ना? बताओ। वैसे तो बोल सकते हैं कि जनाब आए हुए हैं, देख लो, ट्राई कर लो, पर जवाब नहीं बना सकते। कोर्ट की अपनी एक पावर है, वो कोर्ट उस पावर को यूज करती है, वो इस सेक्शन में पावर है, ठीक है? बात समझ में आई या नहीं आई? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम बोलोगे नहीं। मैंने खा लिया ठंडा तरबूज, मेरे अंदर आलस घुस गया। देखो चढ़ जाएगी, देखना 10 सेकंड करने थे वो। क्या लिखा हुआ है? When the inquiry or trial related to the offence under section 64, 66, 67, 68 or 70. You know very well these sections related किससे है ये? To the women, है ना, women से related है। तो इन सेक्शनों में क्या होता है, द इंक्वायरी और ट्रायल शैल बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द चार्जशीट। चार्जशीट से जैसी चार्जशीट फाइल हुई तो इंक्वायरी और ट्रायल 2 महीने के अंदर खत्म हो जानी चाहिए। होता नहीं है, लेकिन ऐसा सोचना मत कभी, कितनी फास्ट है कोर्ट चल रही हो, 8 दिन 10 दिन की तो डेट फिर भी मिलेगी, कभी कोई नहीं आए, कोई भी नहीं आए, 2 3 साल 4 साल तो चलेगा ही चलेगा। एक लड़का कोरोना से पहले जेल में गया था 2019 में, पटियाला हाउस कोर्ट में केस चल रहा भाई साहब, अभी तो बाहर नहीं आया वो। स्टोरी मैंने बताई दिखा थी ना इसकी, मैंने बताई थी नहीं बताई थी? जी सर बताई थी। पटियाला हाउस कोर्ट वाले क्या था, 9th क्लास की लड़की थी, बिहार में गई, ऐसी पड़ोसी से लवी हो गया, उसको ब्लैकमेल करके पहले टिकटॉक पर रील बनाते थे दोनों जने, लड़के की अपनी बना, उसकी माँ ने पकड़ लिया, उसके अपनी माँ के फोन पे काम करती थी, वो बात करती थी, उसको धो दिया, धमकी दे दी, आजा बेटा भाग जा, लेके मुझे भाग जा, वो बेचारा आ गया, लड़की ने, उसके माँ बाप ने फिर से उसको फंसा दिया बेचारे को, जेल काट रहा 6-7 दिन। चलो कम टू द पॉइंट। तो इन केसों में जो होता है एडजॉर्नमेंट नहीं मिलती है, वो 2 महीने के अंदर अंदर ही एडजॉर्न भी मिलेगी, तो वो कितने दिन की, 2 महीने के अंदर
इसका ट्रायल या इंक्वायरी और ट्रायल दोनों कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है, इंक्वायरी और ट्रायल। बट होता नहीं है, बट लॉ के हिसाब से आप कोर्ट में बोल सकते हो जनाब सेक्शन सो एंड सो में ये लिखा हुआ है इसको ऐसे कि जनाब आप तो अनुमति दो, हम सुग्रीव है आपको याद दिलाते रहेंगे। सपना पांडे ने छोड़ दिया था बीच में। टमाटर बड़े मजेदार। चलो अब इसका सेकंड सबसे क्या कहता है, इफ द कोर्ट आफ्टर टेकिंग द कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस और commencement of the trial finds it necessary or advisable to the postpone the commencement of the of or adjourn an inquiry trial, it may from the time to time for the reason being recorded postpone and adjournment same on such term as it think fit for such time as the conditions considered reasonable and may be by a warrant remind the accused if in the custody। ठीक है जी, उसको रिमाइंड कराते रहेंगे, वारंट देते रहेंगे। यदि वो क्या करता है मतलब एडजॉर्नमेंट देते हैं तो फिर सब कुछ समझ जाते हैं। इस टाइप से इसमें ये कह रहा है और कुछ नहीं है। समय समय पर ट्रायल चलेगा और जब भी इसको एडजॉर्नमेंट देंगे, कोर्ट एडजॉर्नमेंट देगा किसी को भी, प्रोसिक्यूशन को दे या एक्यूज को दे या विटनेस को दे या किसी के वकील साहब आते हैं और नहीं आ पा रहे एडजॉर्नमेंट लेते हैं तो उसका रीजन भी लिखना पड़ेगा कि भाई किस वजह से एडजॉर्नमेंट दिया गया है, ठीक है। और वैलिड रीजन होगा, कोई वैलिड रीजन होगा लिखना टाइम ट्रायल द रीजन टू बी रिकॉर्डेड, कोई जेन्युइन रीजन है तभी वहां पर उसको दिया जाएगा एडजॉर्नमेंट, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। Provided that no court shall remain in the accused person to the custody under the section of the term exceeding the 15 days at the time। ये पंजाब यदि वो जो एक्यूज जेल में है तो उसको 14 दिन से ज़्यादा की एडजॉर्नमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि हर 14वें दिन में उसको कोर्ट में लाकर पेश करना ही करना होता है, ठीक है जी। ये 15 डेज, 15 का मतलब 15 दिन हो गया ना, हाँ सॉरी 15 दिन ये होता है 15 दिन। हाँ। नेक्स्ट प्रोवाइजो में इसी के में क्या कर, अच्छा एक बात बताओ, एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ आपको। ये तो जैसे 2 लिखा हुआ है, ये क्या है हमारा जनरल रूल है, ये यही है ना, जनरल रूल हो गया। अब इसका दे रखा, ये क्या लिखा, प्रोवाइडेड दैट, तो एक तरीका से इसको कहते हैं हम अपवाद, अपवाद कहते हैं हम इसका, ठीक। लेकिन यदि इसके अपवाद के बाद फिर से एक अपवाद आ जाए, इसका भी प्रोवाइजो आ जाए, ये वाला लिखा ना फर्दर प्रोवाइजो, तो ये सेकंड और जो थर्ड वाले प्रोवाइजो है ना, ये फिर से जनरल रूल बन जाते हैं। ये जी इनका मतलब ये होता है, कहने का मतलब सर पहले जनरल चलता है, हाँ, फिर उसके बाद वो अपवाद आता है। पहला प्रोवाइड जो होता है वो अपवाद होता है उसका, ऐसा तो ऐसा भी हो सकता है इसके अपवाद में नहीं, जैसा कि आपने बताया कि जो सेकंड वाला ये जनरल हो गया, उसके नीचे जो प्रोवाइडेड डेट आया वो एक्सेप्शन हो गया, ठीक। हाँ, और उसके बाद वाला फिर जनरल आ गया, हाँ, फिर ये इसी को सपोर्ट और करेगा। फिर उसके नीचे जो आया वो फिर एक्सेप्शन हो गया, राइट। हाँ 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 हाँ, मतलब ऐसे सीक्वेंस चलता है, सेम ऐसे नहीं लगते जैसे समझिए। बोल रही है। जब भी हम इसको पढ़ते हैं ना बुक को, तो इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, हमें बुक पढ़नी नहीं आती है रियल में, हमको भी नहीं हाँ आती जी सर, है। बिल्कुल वेयर एक्ट तो हम लोग समझ ही नहीं पा, अभी तो मैं बिल्कुल नहीं समझ पाती हूँ कि कैसे क्या सीक्वेंस में मीनिंग क्या निकलेगा इसका। अभी तो ठीक है बस। When the witnesses are in attendance, no adjournment or postponement shall be granted without examine them except the special reason to the recorded in writing।
जो विटनेसेस है सब्जी अभी कोर्ट में बनाए। आ रहे हैं उनको एडजॉर्नमेंट नहीं दी हाँ जाएगी, तो लोग पोस्टपोन नहीं थोड़ा सा किया भी जाएगा बिल्कुल भी। थोड़ा सा यदि तो कोई अभी प्रोवाइड एक्सेप्ट कोई स्पेशल रीजन है, किसी घर में डेथ हो गई है, कोई बीमार हो गया है, कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, हॉस्पिटलाइज है, ऐसे ही कंडीशन में वो सारा रीजन लिखने के बाद ही एडजॉर्नमेंट तो मिलेगी। कैसी सब्जी बनाए। ये कह रहा है केवल। फिर से एक प्रोवाइजो आ गया, क्या कह रहा है इसमें? नो adjournment shall granted for the purpose only for enabling the accused person to show cause against the sentence है ना proposed to be imposed on him। केवल उनको लग रहा है कि सजा तो होनी होनी है, केस को खींचते रहो, कम से कम बाहर तो रहेगा ये जेल से। तो यदि कोर्ट को लगता है कि इस वजह से एडजॉर्नमेंट ले रहे हैं तो इस कंडीशन में भी उसको एडजॉर्नमेंट नहीं दी जाएगी। फिर से आगे इसके प्रोवाइजो क्या कहते थे? 1 नो एडजॉर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड, नहीं दी जाएगी, द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टीज एक्सेप्ट वेयर द सर्कमस्टांसेस आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज। एक्सेप्ट माने के सिवाय, सिवाय होता है इसका, ओम नमः शिवाय वाला नहीं, सिवाय के अतिरिक्त वाला, के अतिरिक्त है ना, ये वाला अतिरिक्त वाला है। तो इसके अतिरिक्त कि बहुत ज़्यादा ही कोई ऐसी कंडीशन है कि भाई कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में एडजॉर्नमेंट मिलेगी, नहीं तो एडजॉर्नमेंट नहीं मिलेगी। बी वेयर द सर्कमस्टांसेस आर बियॉन्ड द कंट्रोल, ठीक है, नॉट मोर देन 2 एडजॉर्नमेंट may be granted by the court after the hearing the objections of the other party and other reason to be recorded in the oath। भाई यदि ये पार्टी ए है, ये बी है, ये जज साहब है, ये बार बार एक्यूज जो एडजॉर्नमेंट ले रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्शन लेंगे ए, ये तो ऑब्जेक्शन लेगा जनाब ये कोर्ट को डिले कर रहा है, ये कर रहा है, अननेसेसरी ये लग रहा है, वो कर रहा है, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगा, इसकी बात मानेगा, देखेगा कोर्ट के पास, कोर्ट ये लॉ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, कोर्ट कहेगा ठीक है अभी 2 की तो मेरी पावर है, तीसरी ऑब्जेक्शन हम नहीं देंगे। लिख दिया ना 2 एडजॉर्नमेंट्स मे बी ग्रांटेड। अब यहाँ तो हिंदी में लिखा सेल नहीं है कि देना ही देना है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर है। 2 से ज्यादा तो जज साहब भी कहेंगे भाई ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। क्या 2 के बाद भी एडजॉर्नमेंट मिल सकता है या नहीं मिल सकता? मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? कोर्ट क्या करेगा फिर उस पर, कॉस्ट इम्पोज कर देगा, 1000 रुपए की, 2000 रुपए की, 1500 की, 3000 की, 5000 की कॉस्ट लगा के उसको क्या कर देगा, कौन सा मेट्रो स्टेशन, ठीक है, अलाउ कर देगा एडजॉर्नमेंट। कोर्ट में तो भाई साहब ऐसे ऐसे आते हैं, मैं देख रहा था वकील साहब थे बुड्ढे से, नहीं क्या बुड्ढा नहीं मतलब ऐसा होगा 55 साल के आसपास का, पका हुआ कतई, हर लौंडे की तरह हरकत कर रहा था कोर्ट में। 55 साल का आदमी था, पर हेल्प भी बढ़िया बना रखी थी, लफंडा टाइप का जो वकील होते हैं। तो जज साहब से एडजॉर्नमेंट मांग रहा था ऑरल, कह रहे वकील साहब एप्लीकेशन लिख लाओ, कह रहे नहीं जी ऑरल ही दूंगा मैं तो। कह रहे अच्छा बताओ कहाँ है तुम्हारा वो एक्यूज जो है एडजॉर्नमेंट ले रहे हो कहाँ पे? जी हॉस्पिटलाइज है। कह रहे अच्छा हॉस्पिटलाइज है, ये बात है अभी 5-6 महीने पे हो गई, मैं देख रहा था कोर्ट में, मैं बैठा हुआ था, हम भी देख रहे थे आराम से। तो उसने क्या करा, जज साहब ने बोला कि भाई अच्छा वकील साहब हॉस्पिटलाइज है ना, वीडियो कॉल करो, है ना। अब ये क्या कहता है, हाँ बी तो हमारा हो गया ना, ग्रांट बाय द कोर्ट आफ्टर हियरिंग द ऑब्जेक्शन, सुनने के बाद ही उसको ग्रांट किया, 2 से ज्यादा नहीं होगा। और यदि अनदर कोर्ट में वकील साहब का बोलते हैं एडजॉर्नमेंट लेते हैं, तो भाई ये एडजॉर्नमेंट नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा भाई, ना रीजन लिखा जाएगा। हाँ कई बार जज साहब लिख देते हैं एडवोकेट नॉट अवेलेबल, ये नहीं लिख देते कि बिजी इन अनदर कोर्ट, ये नहीं लिख सकते, नॉट अवेलेबल। थोड़ी बहुत कॉस्ट वगैरह भी लगा सकते हैं, वकील साहब का भी लग जाती है कॉस्ट, पर वकील का नहीं, वो पे करनी पड़ती है क्लाइंट को ही। डी वेयर इन विटनेस इज
present in the court, but the party or his advocate is not present in the or party or his advocate. And though the present in the court is not ready to examine the cross-examine the witnesses, the court may, it think fit, record the statement or the witness pass such order as think fit, dispensing the examination in chief or cross-examination of the witness as case may be. ये है। अब इस डी में क्या करा है, होल पावर यूज करा दी ऑनरेबल कोर्ट की। कोर्ट ने अपनी पूरी पावर को यूज किया है। कैसे भाई? जी सर, इसमें ऐसे किया है सर कि अगर आपका गवाह आया हुआ है और आपके अधिवक्ता जानबूझकर नहीं आ रहे हैं क्रॉस करने के लिए या चीज करने के लिए, तो जज साहब गवाह को वापस नहीं भेजेंगे, उसकी गवाही करा देंगे। यहाँ तो प्रोसिक्यूशन है, यहाँ एक्यूज है। एक्यूज भी गोली हो गया और एक्यूज के एडवोकेट साहब भी महागोली हो गए वो भी। तो केस में जज साहब किसकी 346 का सबसेक्शन कौन सा है ये? 4 सबसेक्शन 2 का डी, सबसेक्शन 2 का डी की डी में अनलिमिटेड पावर है। अब 2 की डी इसका यूज करते हुए क्या करेंगे, उस जो विटनेस को एग्जामिन कर लेंगे और खुद से एक दो क्वेश्चन यदि उनको लगता है तो क्रॉस एग्जामिन कर लेंगे, है ना, एग्जामिनिंग चीफ करके और उसको भेज देंगे और जो उनको ऑर्डर पास करना वो ऑर्डर पास कर देंगे उसके बेस पर। बाहर में जाओ। ठीक है जी। अब एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है इसका। 1, इफ द सफिशिएंट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड to rise the suspicion that the accused may have committed an offense, that it appears likely that the further evidence may be obtained by a remand. This is the reasonable cause of the remands. कोई accused है, एविडेंस रिकॉर्ड करने की सफिशिएंट क्या है, सफिशिएंट हो चुका है जो लगा, लेकिन बाद में उनको लगा सस्पिशियस, मान ले कुछ छुपा रहा है, कुछ हो रहा है, अन्य ऑफेंस किया है, उसका भी कोर्ट के पास में पूरा एविडेंस नहीं है, तो भाई उसको बोलेंगे कि फर्दर एविडेंस, दोबारा एविडेंस लेके आओ जो जो बचे हुई हैं। और एक रीजनेबल कॉज लिखने, एक कॉज जो रीजन, एक तरीका से जो कारण था उसको लिख देंगे कि किस वजह से वो नहीं लेकर आया था पहले में। वो ऑब्टेन क्या है सर इसमें? ऑब्टेन माने होता है प्राप्त करना। और ये जिसमें एक प्रति प्रेषण करके हिंदी का वर्ड है, इसका क्या मीन है? और प्राप्त करना ही होगा उसको, प्रति प्रेषण मतलब उसको दोबारा से उसकी प्रति लेना। आई थिंक सो, जो भी है इसको कल पढ़ लेंगे वैसे दोबारा से, आज वैसे ही पढ़ लो। मैं ठंडा ठंडा तरबूजा खा के ना पूरा वो हो रहा है, नींद आ रही है सर को। नहीं नींद भी नहीं आ रही है, बस